आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। धारा 370 के आजादी दिलाने के बाद से अमित शाह तीसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। मौजूदा सियासी हालात के बीच अमित शाह का यह दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। आतंकी मंसूबों को करीब करीब मात देकर अब जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर है और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे इलाके में 5 साल के बाद अब चुनाव की धमक सुनाई दे रही है। अगले साल की शुरुआत में चुनावी बिगुल बजने वाला है और इसलिए राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि शाह के 48 घंटे और इनका यह कार्यक्रम बहुत मायने रखने जा रहा है। अपने इस दौरे पर अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे, आम लोगों को विकास के मुद्दे पर सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी देगी, ब्यौरा देंगे और शाम को ही गुजरवाल, बकरवाल और राजपूत सभा के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करने के बाद ये भी बताएंगे उनको कि कैसे इन जातियों की अहम भूमिका है जम्मू कश्मीर के विकास के रास्ते में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का कार्यक्रम क्या है, अब जरा आपको बताते हैं। आज शाम 7 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचेंगे। उसके बाद वो फौरन काम पर शुरू हो जाएंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कि इस पूरे मुलाकात के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी रणनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी। मार्च अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव होना तय माना जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या रणनीति का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से बातें आगे करनी चाहिए, पन्ना प्रमुख की तमाम राजनीति, इस पर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद कल सुबह यानी कि 4 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के ही रघुनाथ मंदिर पर जाएंगे। वहां पर रघुनाथ जी का दर्शन करेंगे। याद कीजिएगा, ये वही मंदिर है जहां कई बार आतंकियों ने उसे दहलाने की कोशिश की, लेकिन इस मंदिर की एक असीम स्थिति है और आस्था है जो कि रघुनाथ मंदिर को जस का तस आज भी बनाए हुए है। 4 अक्टूबर को ही राजौरी में वो एक रैली को संबोधित करेंगे। राजौरी जो कि सीमा से बहुत लगा हुआ क्षेत्र है, जम्मू और कश्मीर का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, एलएसी के पास का इलाका है, दरअसल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का इलाका है, जहां पर पाकिस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो सक्रिय तौर पर वहां पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। यहां पर एक रैली को संबोधित करना न सिर्फ भारत में पूरे देश के लिए संबोधित करने की बात है, बल्कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने की बात है। देर शाम वो श्रीनगर के लिए रवाना होंगे और इसके बाद 5 अक्टूबर को श्रीनगर में सुबह 10 बजे बारामूला में एक रैली करेंगे। बारामूला वही इलाका है जो आतंक ग्रसित माना जाता रहा है, लेकिन हाल के दिनों में बारामूला में काफी तब्दीली आई है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। इस इलाके में 1947-48 में कबायलियों ने बड़े पैमाने पर हमला किया था। ऐसा लग रहा था कि बारामूला भारत की पकड़ से निकल जाएगा, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने बारामूला को पूरी तरीके से अपने हाथ में ही रखा। वो दिन और आज का दिन है। बारामूला अभिन्न अंग है भारत का। तो इन तमाम जगहों पर वो पहुंचेंगे। आपको यह भी बता दें कि अमित शाह पहली बार श्रीनगर में बाहर किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अमित शाह के दौरे के मद्देनजर सतर्कता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, बहुत सावधानी रखी जा रही है। खास करके पिछले कुछ दिनों में जब से जम्मू के उधमपुर में बस के भीतर एक के बाद एक 8 घंटे के अंतराल में 2 बम धमाके हुए हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्र के जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र लगे हुए हैं और यहां पर जवानों की गश्त को अब लगातार तैनात कर दिया गया है। 4 तारीख को जम्मू के राजौरी में गृह मंत्री जब बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, इसे देखते हुए राजौरी और पुंछ में सुरक्षा के इंतजाम बहुत कड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले पुंछ में एक महिला को 4 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया था। ऐसा माना जाता था कि यह महिला आत्मघाती विस्फोटक के साथ आगे बढ़ रही है। वैसी ही तस्वीर कश्मीर की दिखाई दे रही है। श्रीनगर में सुरक्षा के इंतजाम बहुत चाक चौबंद किए गए हैं, बहुत सुरक्षा के इंतजाम अच्छे हैं। आतंकी भी लगातार अपने वजूद को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह नाकाम कोशिश है, क्योंकि भारतीय फौज चुन चुन कर आतंकवादियों का खात्मा कर रही है। हमले की कोशिश में लोग लगे जरूर हैं, लेकिन बीते 15 दिनों में घाटी में भारतीय फौज ने अब तक 13 आतंकवादियों को मार गिराया है। यानी कि अगर आप औसत देखें तो हर दिन एक आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अमित शाह के दौरे को लेकर श्रीनगर की सुरक्षा भी बहुत कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने कई इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी है। देखिए हमारे संवाददाता से ताजुमुल की यह रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर पोस्ट एब्रोगेशन के बाद इंतहाई अहमियत का हामिल बताया जाता है। श्रीनगर शहर से लेकर नॉर्थ कश्मीर के बारामूला, साउथ कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की खुसूसी टुकड़ी जो है वो इस वक्त बारीक बीनी के साथ गाड़ियों की चेकिंग, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और बाकी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए
चेकिंग से गुजरना पड़ता है। अमित शाह के इस दौरे के दौरान जहां जम्मू कश्मीर में पहले ही सिक्योरिटी व्यवस्था बढ़ा दी गई, वहीं दक्षिणी कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर में लगातार बीते कुछ दिनों में मिलिटेंट अटैक्स भी देखने को मिले, जिसके बाद सुरक्षा बलों को मजीद तैनात और चौकस रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर और जिला बडगाम और बाकी जगहों तक जाने के लिए रास्तों को सील कर दिया गया, खुसूसी नाके लगाए गए। सीनियर सुप्रीम पुलिस श्रीनगर आज खुद इसकी मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान जो हैं वो आज खुद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त गश्त करने में मसरूफ हैं। इमरान तारिक के साथ तजुम्मुल इस्लाम, भारत 24, श्रीनगर कश्मीर। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बहुत उत्साह है, क्योंकि इस पूरे इलाके में गृह मंत्री अमित शाह को इस तरह से देखा जा रहा है जिस व्यक्ति ने धारा 370 को न सिर्फ निष्क्रिय किया बल्कि जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीतिक परिधि को धुरी से पलट कर रख दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम केविंद्र गुप्ता ने क्या कहा है भारत 24 से, आइए अब आपको दिखाते हैं। माननीय गृह मंत्री का आज जम्मू कश्मीर का दौरा शुरू हो चुका है और कुल मिलाकर के लोगों में एक उत्साह है। जम्मू ही नहीं, कश्मीर के लोगों में भी एक इस प्रकार की एक्साइटमेंट है कि वो आकर के राज्य को बहुत कुछ देने वाले थे। जिस प्रकार से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार का प्रयास कर रही है यहाँ पर अफरा तफरी फैलाने का, जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है और बिल्कुल भी इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की नजर में देखें तो पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता इसलिए उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब एक ऐसा मौका आने जा रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के अपने दम पर बहुत प्रबल चांसेस हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा। चुनाव आयोग 25 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची को प्रकाशित करने वाली है और उम्मीद है कि अप्रैल 2023 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जैसा कि हर चुनाव में होता है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और तैयारियां ठीक वैसी ही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का मिशन है 50+, मिशन 50 पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है, जिसके लिए अमित शाह, जिसे कि भारतीय जनता पार्टी के हम चाणक्य के तौर पर जानते हैं, उनका एक अलग ही प्लान है। गुजर बकरवाल ये दो प्रमुख जातियां हैं जो कि खास करके जम्मू के क्षेत्र में, और वो मुसलमान होने की वजह से भी जम्मू के क्षेत्र में बहुत पावरफुल है और पहाड़ियों को लेकर एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि गुजर, बकरवाल और पहाड़ी, जब ये तीनों समुदाय को एक साथ लाया जाएगा तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर की राजनीति एक ध्रुवी से बदलती हुई दिखाई देगी। दोनों समुदाय प्रदेश के कुल वोट का 1/3 है, यानी कि 1/3। गुजर, बकरवाल और पहाड़ियों का असर 20 सीटों पर है। 90 सीटों विधानसभा में 20 सीटों पर सिर्फ और गुजरात, बकरवाल और पहाड़ियों का असर है। 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक चुनाव नहीं जीता है। इन 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें कितनी होंगी ये तो खैर अभी कहना मुश्किल है, लेकिन घाटी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रबल पैमाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाती। अमित शाह के लिए चुनौती यही है कि घाटी की सीटों पर किस तरह से न सिर्फ वो अपना प्रभाव छोड़ें, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पीडीपी और एनसी के लड़ाई के बीच में कैसे अपनी साख, अपने नंबर्स को आगे बढ़ाए, यह महत्वपूर्ण होगा। अमित शाह जो जगहों पर रैली करने जा रहे हैं, यानी कि राजौरी और बारामूला, इन दोनों जिलों में पहाड़ी भाषाई लोग, गुजर समुदाय के बड़े वोट हैं। इन सभी के बीच सियासी कहानी यह भी है कि गुजर और बकरवाल को केंद्र सरकार ने पहले ही अधिसूचित जाति का दर्जा दे दिया है, जबकि पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए लंबे समय से यह मांग है कि उन्हें भी आरक्षित मान लिया जाए। इस बार ऐसा लगता है कि उनकी यह मांग पूरी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो पहले से जम्मू क्षेत्र को मजबूत करती रही है और अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करती रही है, वो अब धीरे धीरे कश्मीर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के कामकाज के दम पर अपनी जमीन को घाटी में मजबूत करना चाहती है और गुजर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने में सफल हो जाती है तो फिर उसकी कई सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली जम्मू में, एक रैली कश्मीर में होने वाली है।
अब जरा आप देखिए कि जम्मू और कश्मीर में हिंदू और मुसलमान की आबादी किस आधार पर है। अगर हम 2011 के जनगणना के मुताबिक देखें तो कश्मीर क्षेत्र में कुल 68 लाख मुसलमान हैं, जो कि 96% हैं, लेकिन जम्मू में मुसलमानों की आबादी 35% के बराबर है। और यही आंकड़े जो हैं, इसके पीछे छिपी है कहानी। जम्मू में 35% मुसलमान हैं। मुसलमान वोट पर आमतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का मुकाबला होता है। हिंदू वोट पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है, जो कि न सिर्फ लोकसभा के चुनाव 2019 में साबित हुए, बल्कि उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी साबित हुए। इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती थी। लेकिन अब सिर्फ जम्मू क्षेत्र में आधी सीटें हैं, 47 सीटें हैं, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और यह बताएंगी कि कैसे जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी अब बदल सकती है, अगर जम्मू कश्मीर में उसे पूरा समर्थन मिल जाए। हमने जो 35% आबादी की बात की जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, इसमें गुर्जर और बकरवाल बड़ी संख्या में हैं। इस आबादी को भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पाले में कर लेती है तो जम्मू क्षेत्र की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को महत्वपूर्ण पोजीशन में रख सकती है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कश्मीर का क्षेत्र बचेगा, जहां पर पहले से दो प्रमुख पार्टियां आपस में भिड़ रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। अब इसमें पीडीपी की बात कर लेते हैं। पीडीपी आमतौर पर दक्षिणी कश्मीर में ताकतवर है, उसमें भी खास करके 2.5 जिले, और इन 2.5 जिलों को अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 12 सीटें हैं, जहां पर पीडीपी अपने आप को महत्वपूर्ण मान सकती है। लेकिन इन 12 सीटों पर भी पीडीपी का प्रदर्शन पिछले बार के चुनाव में बहुत अच्छा नहीं रहा था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास घाटी में भी स्कोप है कि वो अपने लिए 20 सीटें अर्जित कर सके। यानी कि अगर 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली तो 90 सीटों की विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है। पुंछ एवं राजौरी में, जो कि जम्मू में आते हैं, यहां पर बहुत अच्छी संख्या है जो कि गुर्जर और बकरवाल की है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, और इसी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की नजर है, जिसमें अब पहाड़ियों को अगर जोड़ दिया जाए और उन्हें आरक्षण का लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी दे दे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, तो ये वोट बैंक राजनीति पर एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब वो 5 प्रमुख इलाके आपको बताएं जहां भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती हुई दिखाई देगी। राजौरी, पुंछ, उरी, बारामूला और कुपवाड़ा, ये 5 इलाके हैं जहां गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय का आधिपत्य है, और ये 20 सीटें इन्हीं इलाकों से आती। नए परिसीमन के बाद पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति की 9 सीटें हैं जिसे आरक्षित कर दी गई हैं। इनमें से 6 सीटें जम्मू में हैं, जबकि 3 सीट कश्मीर में है, और यही 9 सीट हैं जिसे लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। घाटी में भारतीय जनता पार्टी की विरोधी, जैसा कि हमने आपको बताया, पीडीपी है, जो इस कलह को हवा देने की कोशिश कर रही है। पीडीपी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बकरवाल और पहाड़ियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। साथ ही रीजनल और पॉलिटिकल कार्ड खेलने का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है पीडीपी के द्वारा। आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। आपकी तो पॉलिसी है डे 1 से कि जो हम पूरे हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं, मंदिर और मस्जिद की सियासत कर रहे हैं ये लोग, ये मुसलमान और हिंदू की सियासत कर रहे हैं। अब तो गुजर और बकरवाल की सियासत, गुजर और जो है पहाड़ियों की सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये चीजें जो है इस मुल्क को, इस स्टेट को ले डूबेगी। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर पहाड़ी समुदाय को इस बात की पूरी उम्मीद है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह राजौरी में रैली के दौरान पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का ऐलान कर सकते हैं। जाने माने पहाड़ी नेता पीर मुश्ताक अहमद बुखारी ने 2 टूक कहा है कि जो पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस देगा, चुनाव में पहाड़ी उसका पूरा समर्थन करेंगे, चाहे वो आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी। जो तंजीम या जो हुकूमत हमें एसटी देगी, हम उसके साथ चलेंगे, चाहे वो आरएसएस की हुकूमत हो। मुसलमान के लिए आरएसएस का सोच भी नहीं सकता कोई, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हमारे अपने आने वाली नस्लों का मसला है, मैं आप तो नहीं चाहेंगे कि आपका दोता पोता जो है वो भीख मांगे, तो हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को भीख मांगने से बचाने के लिए हमें जो भी देगा एसटी पहाड़ियों को, हम उसके साथ। इसमें कोई शक नहीं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। भारतीय जनता पार्टी दोनों समुदाय को अपने वोट बैंक के तौर पर मानना और साधना चाहती है। आरक्षण की उम्मीद में पहाड़ी समुदाय लगातार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे है
ऐसे में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए गुजर बकरवाल के साथ आने के साथ साथ अगर गुलाम अली जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं उनकी भी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जिन हाल में राज्यसभा सदस्य के लिए नॉमिनेट इन्हें किया गया है, यही वजह है कि राजौरी में अमित शाह की रैली में गुजर और बकरवाल समुदाय के लोग बड़ी तादाद में सामने आने लगेंगे। यह माना जा रहा है कि अमित शाह उसी भीड़ से गुलाम अली फैक्टर का आकलन भी करेंगे। गुलाम अली घाटी में भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपहसालार रहे हैं। अब कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने को तैयार उस वक्त था जब कोई चलने को तैयार नहीं था। अब गुलाम अली भारतीय जनता पार्टी से अपने डोर को मजबूत रखेंगे और इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बकरवाल मुसलमान समुदाय के बीच अपनी पैठ बना सकती है। इसमें भी कोई शक नहीं कि बकरवाल मुसलमान समुदाय आमतौर पर भारत के पक्के राष्ट्रवाद के तौर पर देखे जाने वाले समुदाय के तौर पर है। करगिल युद्ध के दौरान या उसकी शुरुआत में भी पाकिस्तान की तरफ से जब घुसपैठ की बातें निकल कर आईं तो सबसे पहले गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों ने ही पाकिस्तान की फौज को देखा और भारतीय फौज को अलर्ट किया था। यह समुदाय भारतीय सेना के इंटेलिजेंस के आंख और कान के तौर पर भी बड़े पैमाने पर काम करता है और नियंत्रण रेखा के आसपास इनके जरिए भारतीय सेना को कई अहम जानकारी सीमा पार से मिलती रहती है। जम्मू कश्मीर मामले के विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते पर सरकार बनाने के लिए गुजर और बकरवाल दोनों समुदायों की आवश्यकता है। राजौरी, पुंछ, रामबन, डोडा, बारामूला, कुपवाड़ा, गंदरबल और कुलगाम में इन दोनों जातियों, इन दोनों समुदायों की 20 सीटों पर काफी निर्णायक भूमिका रहती है। इस पर पारंपरिक तरीके से भाजपा का प्रभाव कम होता चला जा रहा है। कुपवाड़ा और बारामूला में पहाड़ी समुदाय अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दे तो फिर कश्मीर में कमल खिलेगा और शायद ये कमल खिलता हुआ अगले साल हम देख भी पाएंगे। जिस प्रकार पिछले दिनों गुजर बकरवाल समुदाय के एक भाजपा कार्यकर्ता को उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से नामित किया गया राज्यसभा में, उनको एक तरह से कहा यह जा रहा है कि गुजर बकरवाल वोटों को साधने की कोशिश की गई। वजह कुछ भी नहीं हो, लेकिन एनालिसिस इसी प्रकार के हो रहे हैं। और अब दूसरी जो विजिट है, इसको पहाड़ी भाषी बोली जो है उस समुदाय को साधने की कोशिश माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे को लेकर सियासत लगातार अब तेज हो रही है। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने आरक्षण के मुद्दे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पोस्ट एब्रोगेशन के बाद सियासी तंजीमों के भी रद्दअमल आ चुके हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा पंडितों को रिजर्वेशन विधानसभा में मिलने के बाद सिखों को भी रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड समेत तमाम पार्टियों ने अमित शाह के इस दौरे को जम्मू कश्मीर में विकास और बाकी चीजों के लिए बड़ा अहम करार दिया। गृह मंत्री के इस दौरे से जहां युवा की काफी उम्मीदें वाबस्ता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को कम करने, युवा को रोजगार देने, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने, वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडरों के मुताबिक अमित शाह का जो दौरा है वो स्टेटहुड के लिए भी बड़ा अहम करार दिया जा सकता है। देखने वाली बात होगी गृह मंत्री अमित शाह जी के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए अब की बार क्या कुछ पैकेज लेकर आएंगे। इमरान तारिक के साथ तो जमुल इस्लाम, भारत 24, श्रीनगर, कश्मीर। भारतीय वायुसेना को आखिरकार प्रचंड मिल गया है। प्रचंड यानी कि एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो कि दुश्मनों के लिए न सिर्फ एक काल है बल्कि भारतीय सीमा की रक्षा करने में बहुत सक्षम माना जाएगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस प्रचंड दुश्मन की आंख से कब ओझल हो जाएगा दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में दुश्मन को बिना मौका दिए हिमालय की चोटियों से लेकर घाटी की गहराइयों तक, समुद्र के तट से लेकर समुद्री क्षेत्र तक प्रचंड, जो कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, कुछ भी करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने औपचारिक तौर पर प्रचंड को भारतीय वायुसेना को आज सौंप दिया है। जोधपुर में भारतीय वायुसेना को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। प्रचंड की इस सौंपने की कार्रवाई को देखते हुए भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए हल्के विकसित विमान, जो कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, इसका पहला जत्था आज सौंपा गया है। हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल करने के साथ सबसे पहले सर्वधर्म प्रार्थना की गई, जिसका आयोजन किया गया और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस चौहान और तीनों सेनाध्यक्षों की मौजूदगी में हेलीकॉप्टर का नामकरण किया गया, जिसे नाम दिया गया प्रचंड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्रचंड की उड़ान को भरा।
इसमें वो बैठे और हम आपको ये बताना चाहते हैं अपने आप में रक्षा मंत्री जी का ये क्रम जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर में सवारी कर कर एक संदेश देने की कोशिश की, बहुत महत्वपूर्ण है। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में है। यह दुनिया के जितने भी इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें एक बेहतरीन यह लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है। प्रचंड भारत के द्वारा निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर कहा जाता है, एडवांस लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर अपने आकार और उसके साथ साथ वजन की वजह से बहुत कामयाब है। प्रचंड की स्पीड, ऊंचाई और उड़ने की ताकत सबसे कारगर बना देती है इसे। इसके साथ साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से यह दुश्मन के रडार पर पकड़ा भी नहीं जा सकता। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का वजन आमतौर पर 6 टन बताया जा रहा है। फ्रांस की मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल से इसे लैस किया गया है जिससे ये हवा में किसी भी आने वाले दुश्मन या हवा से ही किसी और क्षेत्र को हमला कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 70 mm गन्स लगे हुए हैं जो कि 12 रॉकेट के 2 पॉड से लैस है, यानी कि एक साथ में 24 रॉकेट्स इस पर लगाए जा सकते हैं जिससे ये कहीं भी हमला कर सकता है। LCH के आगे 20 mm मशीन गन लगा हुआ है जिसके जरिए कुछ एक सेकंडों के अंदर यह 100 से ज्यादा गोलियां दाग सकता है। इसके गन की क्षमता यह है कि 110 डिग्री घूमकर वार कर सकती है। पायलट के हेलमेट पर सभी तरह के डिस्प्ले फीचर्स लगे हुए हैं, यानी कि पायलट को अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। पायलट के हेलमेट में भी सभी सुविधाएं मिल जाएंगी और उसके स्क्रीन पर ही पायलट को समझ में आ जाएगा कि उसे किस तरह की कार्रवाई कहां और कैसे करनी चाहिए। फॉरवर्ड इंफ्रारेड सर्च में खास करके इसे काफी काम लिया जा सकता है क्योंकि फॉरवर्ड एरिया में जब आप सर्च करने के लिए जाते हैं वहां पर दुश्मन टोही विमान होते हैं जिनसे बचने की क्षमता इस हेलीकॉप्टर के पास है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये एक टोही और खोजी विमान के तौर पर भी काम कर सकता है। CCD कैमरे इसमें लगे हुए हैं जिसके वजह से लगातार ये अपने रियल टाइम इमेजरी को पूरे बेस पर भेजता रहता है। अलग अलग जगहों पर कैमरे लगे होने की वजह से एडवांस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के आसपास की सभी इलाके की पूरी तस्वीरें सेंट्रल हब को मिलती रहती हैं। इसके साथ साथ इसमें थर्मल विजन है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से किसी भी चीज को नापा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति छिपा हुआ है तो थर्मल इमेजरी से उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें लेजर एंड फाइंडर लेंस भी लगा हुआ है जो कि लेजर आधारित होता है और किसी भी छिपी हुई चीज को, अगर कंक्रीट के पीछे भी कोई छिपा हुआ है तो उसके आधार पर भी उसको पकड़ा जा सकता है। प्रचंड को उड़ाने के लिए 2 क्रू की आवश्यकता है, यानी कि एक पायलट और को पायलट इस पर आमतौर पर बैठते हैं। 1750 किलो के हथियार को लेकर प्रचंड उड़ान भर सकता है। इसमें 2 पावर प्लांट है, यानी कि इस पर 2 इंजन्स लगे हुए हैं और सबसे बड़ी जो इसकी खूबियां हैं वो अब आपके सामने रखते हैं। दुश्मन के रेडार को चकमा देने में यह माहिर माना जा रहा है क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी कि मौसम कैसा भी हो, बारिश हो रही हो, बहुत तेज हवाएं चल रही हो, बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, लेकिन प्रचंड को उड़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसमें कई तरह के आर्मामेंट्स फिट किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ इसे नाइट ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें नाइट विजन डिवाइसेस के आधार पर इसके टेक ऑफ और लैंडिंग को भी रात में बिना किसी असिस्टेड लैंडिंग गैजेट्स के किया जा सकता है। सरहदी इलाकों में दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने के लिए इसमें कई तरह की सुविधाएं हैं, यानी कि इसे टैक्टिकल हेलीकॉप्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे लगातार हवा में 3 घंटे 10 मिनट तक रखा जा सकता है, यानी कि इसकी एयर वायबिलिटी बहुत बड़ी है। चूंकि यह भारत में ही निर्मित है इसलिए इसके एवियोनिक्स भारत के द्वारा तय किए गए हैं और इसे भारत के किसी भी कोने में बखूबी बिना किसी मुश्किल के उड़ाया जा सकता है। LCH प्रचंड दुनिया के सबसे ऊंची उड़ान भरने वालों में शामिल होने जा रहा है हेलीकॉप्टर्स में। यह हेलीकॉप्टर सभी जगहों पर उपयोगी होगा। इस पर लगे कैनन में 1 मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं, 60 सेकंड में 750 गोलियां,
यानी कि 1 सेकंड में 100 से भी ज्यादा गोलियां इसके 20 mm के कैनन से बाहर निकलती हैं। इसलिए इसे खास तौर पर ऊंचे इलाकों में डिप्लॉय किया जा सकता है, यानी कि लद्दाख या अरुणाचल के क्षेत्र में, जहां पर रेयरफाइड एटमॉस्फेयर की वजह से इसके उड़ान भरने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। हाई एल्टीट्यूड एरिया में इसे डिप्लॉय करना बहुत आसान है। इसकी ऊंचाई जहां तक की उड़ान भर सकता है वो है 16,000 फीट। बर्फ की ऊंची चोटियों पर भी यह आसानी से जाकर अपनी कार्रवाई कर सकता है। -50 डिग्री के तापमान में भी इस हेलीकॉप्टर के कार्यक्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता और रेगिस्तान के 50 डिग्री तापमान पर भी यह हेलीकॉप्टर उतनी ही क्षमता के साथ काम करेगा। तो सियाचिन से लेकर राजस्थान की गर्म हवाओं तक इससे हर जगह ट्रायल किया गया है और इसका इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। मिसाइल और गोलों को लेकर यह उड़ सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया, वायुसेना में शामिल होने से पहले 2 LCH नियंत्रण रेखा के आसपास तैनात किए गए थे और उसके बाद इनकी कार्यक्षमता और कार्यशैली के प्रदर्शन को भी देखा गया था। तो हमने प्रचंड की तमाम खासियत और खूबियां आपके सामने प्रदर्शित की। देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है और पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। लेकिन जब आप पश्चिम बंगाल का रुख करें, जहां पर दुर्गा पूजा की एक अलग धमक, एक अलग चमक दिखाई देती है, यहां पर रौनक पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 साल के अंतराल के बाद जब कोविड पूरे देश भर में अपनी काली छाप छोड़ रहा था, उसके बाद पूरे बंगाल में मां दुर्गा के स्वागत में हर कोई बाहर बड़े पैमाने पर आ रहा है। उत्साह जबरदस्त है, देखते बनता है। लेकिन इस उत्साह में रंग में भंग डालने के लिए हिंदू महासभा ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी निंदा खुलेआम की जानी चाहिए। हिंदू महासभा ने जबरदस्ती एक ऐसी कृत्य को अंजाम दिया जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि इट इज एब्सोल्युटली बिलो द बेल्ट। दरअसल हिंदू महासभा ने गांधी जयंती के मौके पर एक बहुत ही अनैतिक काम किया। जब पूरा देश महात्मा गांधी बापू के लिए अपने सर को नमन कर रहा था, उनकी कंट्रीब्यूशन को याद कर रहा था, उसी दिन हिंदू महासभा ने कोलकाता में महिषासुर की जगह महात्मा गांधी की तरह दिखने वाले एक व्यक्ति की प्रतिमा लगा दी और मां दुर्गा की भाले को महात्मा गांधी जैसे दिखने वाले व्यक्ति के छाती पर लाकर खड़ा कर दिया। जाहिर सी बात है, यह बात किसी के गले के नीचे उतरेगी नहीं कि महिषासुर और महात्मा गांधी की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन हिंदू महासभा के मुताबिक यह तुलना जायज है। उन्होंने इस तुलना को करते वक्त जरा भी इस पर विचार नहीं किया। लेकिन जैसे ही विवाद खड़ा हुआ और लोगों ने इसके बारे में कहना शुरू किया, तो महिषासुर की जगह महात्मा गांधी की प्रतिमा जहां लगाई गई थी, उसी जगह हिंदू महासभा ने फिर गांधी जी के तरह दिखने वाले व्यक्ति की जो प्रतिमा लगी थी उसकी मूछें बना दी और सर पर बाल लगा दिया। आप जरा सोचिए, यह कितना घृणित कार्य है, कितना घृणित कार्य है कि किसी व्यक्ति को पहले आप बापू की तरह दिखाएं, उसकी छाती पर मां दुर्गा के भाले को टिकाएं, यह कहते हुए कि किस तरह से बापू को पृथ्वी से बुराई के प्रतीक के तौर पर दुर्गा जी खत्म कर रही हैं। और वहां जैसे ही विवाद होता है, हिंदू महासभा के लोग बापू की तस्वीर को हटाकर, उस प्रतिमा को हटाकर, बापू की तरह दिखने वाले व्यक्ति की प्रतिमा को हटाकर वहां पर एक महिषासुर को लाकर खड़ा कर देते हैं, बाल और मूछ लगा देते हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष और पूजा पंडाल के आयोजक चंद्रचूड़ गोस्वामी आलोचना के बावजूद भी बैकफुट पर नहीं। इसे कहते हैं पहले तो चोरी और उसके ऊपर सीना जोरी। अपनी हरकतों को सही बता रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या किया जाना चाहिए, यह फैसला करने का अधिकार तो भारतीय जनता को है। लेकिन पहले जरा इन व्यक्ति की बात देखिए और समझिए कि चंद्रचूड़ गोस्वामी किस तरह से महात्मा गांधी के बारे में वो सब कुछ कह रहे हैं जो कि निहायत ही अनैतिक है। देखिए, ये तो मोहनदास करमचंद गांधी के साथ रिसेंबल हुआ था। असुर का जो मुंह है उसके साथ तो मिल था, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात ऐसा है कि ये जो चेंज किया गया, ये चेंज हम लोग नहीं मानते और हम किए भी नहीं। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आया था, वो लोग बोल रहे थे कि इंडियन यूनियन गवर्नमेंट का जो स्वराष्ट्र दफ्तर है वहाँ से फ़ोन आ रहा है और हमको फोर्सफुली चेंज करवाया गया है। लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी, इसके बारे में बात ही हम लोग कह नहीं सकते। ये पूरा हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको मार दिया गया है। जरा सोचिए, महात्मा गांधी को महिषासुर बनाना फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस देश में ऐसी सोच रखने वाले विघटनकारी लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है,
जो राष्ट्रपिता तुल्य महात्मा गांधी को भी एक असुर की संख्या में लाकर खड़ा कर दें, ऐसे लोगों की बुद्धि पर क्या टिप्पणी की जाए? शायद ये टिप्पणी के भी नीचे है, इसलिए मैं टिप्पणी करना पसंद ही नहीं करूंगा। दुर्गा पूजा में इस मूर्ति को रूबी पार्क में रखा गया है कोलकाता में, जहां पर चश्मा, धोती और सर पर बाल नहीं वाला एक व्यक्ति रखा गया है, जो कि बिल्कुल महात्मा गांधी की तरह दिखाई देता है, और अब उन्हें महिषासुर बना दिया गया है। जब इस पूरे मामले पर शिकायत हुई तो प्रशासन एक्शन में आया, और हम जैसा कि आपको बताया कि हिंदू महासभा ने इस पूरे मामले पर अपना रुख क्या रखा है। अब हिंदू महासभा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस के नेता कौस्तुभ बागची ने 24 बरगना के टीटागढ़ थाने में आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शिकायतकर्ता का कहना है कि पूजा पंडाल पर जल्द से जल्द रोक लगाई जानी चाहिए और इस पूरे पूजा पंडाल को बंद कर देना चाहिए। I've lodged this complaint against Chandrachur Goswami, the state president of Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha, that's the West Bengal unit, and the other functionaries of the state unit. In such complaint, we have also stated that this puja needs to be immediately stopped. पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है उस पर कार्रवाई करने की बात कह रही है पुलिस। आयोजकों के खिलाफ धारा 188 लगाई गई है, जो कि लोक सेवा द्वारा कानूनी रूप से घोषित आदेश की अवगत है। धारा 283 लगाई गई है, जिसमें किसी भी सार्वजनिक रास्ते को खतरा या बंधक बनाकर उत्पन्न करने वाली बाधा के आधार पर है। धारा 153 बी लगाई गई है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक ऐसी कोई भी चीज या कृत्य हो उसके ऊपर लगाई जाती है। धारा 34 लगाई गई है, सामान्य इरादे के लिए कई लोगों के द्वारा आपराधिक गतिविधियां। धाराएं अगर आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सी सोच, कौन सी मानसिकता है जो महात्मा गांधी के देश भारत को अब उनसे ही जुदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत के लोग आज यह मानने को तैयार हो जाएं कि महात्मा गांधी की तुलना महिषासुर से की जा सकती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का नहीं होगा। रूबी पार्क दुर्गा पूजा का मामला सामने आने पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कड़ी निंदा की है। मजूमदार ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी चीजों का समर्थन नहीं कर सकती। इस तरीके का काम निंदनीय है, अपमानजनक है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा विचार भी नहीं कर सकती। मां दुर्गा की पूजा शक्ति है और मां दुर्गा की पूजा शक्ति की पूजा है। जिस कमेटी ने इसको करवाया है वो बिल्कुल गलत है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। हिंदू महासभा पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अंगमित्र पॉल ने इस पूरे मामले पर हिंदू महासभा को आड़े हाथों लिया है। पॉलिटिकल, राजनीति और धर्म को हम नहीं मिलाएंगे, मिलाना चाहिए भी नहीं। पर्सनल तरफ से पर्सनल ओपिनियन हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन राजनीतिक हिसाब से हम इसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहेंगे। तो बड़ा ही सधा हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक का बयान है, जो कि कहता है कि हम राजनीतिक तौर पर इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर इसकी निंदा करते हैं। भाई, जिस बात को लेकर पूरा देश मानता है कि महात्मा गांधी देश की गौरव हैं, उसके बारे में राजनीतिक टिप्पणी करने में और उनके अपमान के बारे में राजनीतिक टिप्पणी करने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को शर्म क्यों आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए साहब? क्या इसके बारे में विचार नहीं होना चाहिए? आज हम आपको दिखाते हैं कि हिंदू महासभा ने पिछले कुछ सालों में कब तक और क्या क्या विवाद किए। 30 जनवरी 2022 को हिंदू महासभा के लोगों ने ग्वालियर में गोडसे दिवस को मनाया। जरा सोचिए, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान में गोडसे दिवस मनाने की छूट, क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? गोडसे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हिंदू महासभा ने जेल में बंद कालीचरण महाराज को भी सम्मानित कर दिया इसी मौके पर। 19 सितंबर 2021 को हिंदू महासभा ने उनके अध्यक्ष महासचिव धर्मेंद्र ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई को धमकी दी। 10 जनवरी 2021 को हिंदू महासभा ने बापू के हत्यारे के नाम पर लाइब्रेरी खोल दी। जी हां, गोडसे लाइब्रेरी, यह भी हिंदुस्तान में है। अभिव्यक्ति की आजादी यहां पर नहीं खत्म होती। 30 जनवरी 2019 को हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सचिव जो थे उसके जश्न मना रहे थे लोग। आप जरा सोचिए, महात्मा गांधी की मृत्यु पुण्यतिथि पर लोग जश्न मनाएं, पार्टियां काटें, केक काटें, यह बन गया है देश हमारा। यह अपने आप में बहुत ही विभत्स है, लेकिन यह सच्चाई है।
हिंदू महासभा की जितनी ज्यादा हो सके उतनी निंदा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंगाल में राजनीतिक मुद्दों पर पहले बात नहीं हुई है। दुर्गा पूजा खास करके और दुर्गा पूजा की मूर्तियां खास करके राजनीतिक संदेश बड़े पैमाने पर बंगाल में देती आई हैं। पहले भी राजनीतिक विवाद होते रहे हैं और उनके थीम के तौर पर इस्तेमाल भी किया गया है। पहले कई पुरानी घटनाओं के आधार पर पंडाल बनाए जाते थे, जो कि साल भर की बड़ी घटनाओं पर होती थी। मसलन कोरोना की महामारी पर पिछले साल पंडाल बनाया गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया गया था जब ध्वस्त हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आतंकी हमले में। उसके बाद भी यहां पर एक बड़ा पंडाल बना था जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना था। राजधानी ट्रेन की दुर्घटना को लेकर भी पंडाल बना था। टाइटैनिक जहाज के विघटन को लेकर भी पंडाल बना था। लेकिन यह पहला मौका है जहां महात्मा गांधी की तुलना महिषासुर से कर कुछ लोग अपने गौरव को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी के नाम पर किस तरह की एक घिनौनी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम पर और दुर्गा पूजा पर बहुत अलग अलग तरह की बातें होती रही। खास करके आज बात करें, आज जब महाअष्टमी है, तो आज अगर आप कोलकाता में हैं या कोलकाता के आसपास होंगे तो जनाब आप इस उत्साह को अपने शरीर के रोम रोम में महसूस कर सकते हैं। आज पूरा कोलकाता सड़कों पर होगा। पंडाल प्रदर्शन, खान पान, उसके साथ मौज मस्ती और सड़क पर हंगामा। जनाब अलग ही माहौल होता है। इस रौनक के बीच में पॉलिटिक्स भी होती है और यह पॉलिटिक्स जबरदस्त तरीके से दिखाई भी देती है। चाहे आप टीएमसी की बात करें, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे आप वामपंथी दलों की बात करें, दुर्गा पूजा पॉलिटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र भी है। अपने अपने हिसाब से हर राजनीतिक दल दुर्गा पूजा कराने के लिए, दुर्गा पूजा पर पैसे खर्च करने के लिए और उसके जरिए अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश करता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बार अपना एक अलग स्वरूप प्रस्तुत किया है। हर साल की तरह इस बार भी फजूल खर्ची और वर्चुअल दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन तो वो कर ही रही हैं, लेकिन इस बार वो डांडिया खेलती हुई भी दिख रही है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपना हिंदू होने का कार्ड और बांग्ला मानुष होने का कार्ड खेला है, ये अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। ममता बनर्जी डांडिया खेलती हुई आपको दिखाई दे, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। कोलकाता से गुजरात तक ममता बनर्जी हर जगह पहुंचना चाहती है। ममता बनर्जी ने पिछले कुछ महीनों में सीबीआई, ईडी, इस तरह के कई तरह के रेड्स झेले हैं, जो कि उनके परिवार के साथ साथ अन्य लोगों तक भी होते चले आए हैं। घिरी पड़ी है ममता बनर्जी की सरकार। लेकिन त्यौहार के इस मौके में जहां पर पूरे बंगाल में खुशियों की लहर है, ऐसे में ममता बनर्जी भी अपनी खुशियों का इजहार कर रही हैं। कवित्री तो हैं ही, पेंटर भी हैं, लेखिका भी हैं और जब आप उनको देखेंगे तो धाप लेकर नृत्य भी कर सकती हैं। लेकिन डांडिया लेकर उन्हें नृत्य करते एटलीस्ट मैंने तो पहली बार उनको देखा है। पिछले बुधवार को ममता बनर्जी ने बालीगंज में चक्रवर्ती पंडाल में डांडिया किया, जिसका वीडियो अभी सामने आया था। उसके बाद उन्होंने ड्रम्स में भी काफ़ी शिरकत की है। इसके पहले वो चंडी श्लोक भी कर चुकी हैं और कई पंडालों में धाक बजाती हुई भी दिखाई देती हैं। ये तस्वीर अभी आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा की एक बहुत ही अहम स्थिति भी है और स्थान भी है। इसे लेकर तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं और सभी पार्टियां भी बंगाल में पूजा को लेकर एक अलग तरह की मस्ती के साथ काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी भी इस त्योहार के मौके पर अपने सियासत को एक नया रूप दे रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव से पहले ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती हैं, जिसके लिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी उन पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगातार लगाती रही है और अब दुर्गा पूजा के पंडालों में बड़े पैमाने पर चंदा देकर या फिर विरासत को अपने साथ लेकर आगे चलने की बात कहते हुए ममता बनर्जी इस ग्राउंड पर भी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेना चाहती है। हाल ही में दुर्गा पूजा के यूनेस्को के हेरिटेज के टैग भी मिला है, जिसके बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता एक्शन में आ गए। दुर्गा पूजा पंडाल के भव्यता से बनाने के लिए टीएमसी की सरकार लगातार कोशिश में है
और यही वजह है कि महाल्या से शुरू होता हुआ ममता बनर्जी का ये काफिला कोलकाता के प्रमुख पंडालों तक पहुंच चुका है, जहां वो खुद दर्शन कर रही हैं। 400 से ज्यादा ऐसे दुर्गा पूजा पंडाल हैं जिसका उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। राज्य कर्मचारियों को 11 दिनों की छुट्टी दी गई है। 43,000 पूजा कमेटियों को 60,000 रुपए का अनुदान राज्य सरकार की तरफ से मिला है। यह अपने आप में बताता है कि ममता बनर्जी कितने बढ़ चढ़कर दुर्गा पूजा को महत्व दे रही है। ममता बनर्जी की सरकार पर लेकिन अब तुष्टीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। दरअसल 2017 में मुहर्रम और विजयदशमी एक ही दिन पड़ी थी। तब टीएमसी की सरकार ने विजयदशमी पर मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, जो कि बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी उसी दिन को याद करते हुए आज ममता बनर्जी पर हमलावर हो रही है कि ममता बनर्जी अब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही हैं, क्योंकि शायद ममता बनर्जी को समझ में आ गया है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मीनाक्षी लेखी, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार यूनेस्को के सम्मान का श्रेय ले रही है। दरअसल ममता बनर्जी की सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप बहुत पहले से लगता रहा है, जिस पर टीएमसी कई बार बैकफुट पर दिखी भी है। अब पूजा पंडाल के पॉलिटिक्स के आधार पर ममता बनर्जी हिंदू विरोधी पार्टी होने का टैग खुद से हटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अक्टूबर 2020 में कोरोना काल में दुर्गा पूजा का आयोजन करने की अनुमति ममता बनर्जी की सरकार ने दी। अक्टूबर 2019 में पूजा पंडाल को 50,000 रुपए का अनुदान दिया गया था और पूजा पंडाल के दौरान बिजली में भी 50% की कटौती दी गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप देखें तो बीते 2 से 3 सालों के भीतर जब से बंगाल में चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराया ममता बनर्जी ने, उसके बाद से अपने हिंदुत्व के छवि को लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ममता बनर्जी मजबूत करती चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत तरह के तोहफे मिलते रहते हैं। इनमें से ये तोहफे कई तो ऐसे होते हैं जो बड़े नायाब होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके जरिए भी राजस्व एकत्रित करने का एक अच्छा तरीका निकाला है और यह राजस्व सीधे सरकार को मिलता है, जिसके जरिए जन कल्याणकारी कार्य किए जा सकते हैं। इन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए उपहारों की ऑनलाइन नीलामी हो रही है। इस नीलामी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहार जो है उनकी संख्या तकरीबन 1200 बताई जाती है, जो कि स्मृति चिन्ह के साथ साथ कई तरह की अलग अलग कलाकृतियां हैं। इन सबों का ऑक्शन हो रहा है और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी राशि जमा होगी। नीलामी में अब तक सबसे ज्यादा बोली लगी है, 282 बोली लगी है काशी विश्वनाथ मंदिर के एक मॉडल पर। मंदिर का यह मॉडल, इसकी बोली लगी है 49,61,000 रुपए, यानी कि तकरीबन 50 लाख रुपए तक। ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स का एक लकड़ी का मॉडल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का रेप्लिका है, लकड़ी का बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस रेप्लिका मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौगात के तौर पर दिया था, जब पिछले साल विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर के इस मॉडल को देखकर लोगों में बड़ी दिलचस्पी है और अब तक 50 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विधि विधान के साथ लोकार्पण किया था, तो उस मौके पर पूरे देश की निगाहें काशी पर थीं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काशी विश्वनाथ धाम के मॉडल को गिफ्ट किया था, जिस पर अब बोली लग रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के वुडन रेप्लिका को लेकर जो सबसे ज्यादा बोली लगी है, वो अब तक के सभी प्रधानमंत्री को मिले तोहफे से ज्यादा है। जैसा कि हमने आपको बताया, लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है इस पूरे रेप्लिका मॉडल पर। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के ये जो तोहफे मिले हैं, उसमें कई अलग अलग तरह की चीजें हैं जो कि अभी नीलामी हो रही है। डेफ ओलंपिक्स ब्राजील 2022 के खिलाड़ियों की ऑटोग्राफ्ड टी शर्ट है, उसकी भी नीलामी हो रही है। 222 लोगों ने इस टी शर्ट के लिए बोली लगाई है। इसका बेस प्राइस यानी कि न्यूनतम प्राइस रखा गया था 5 लाख रुपए और अभी तक जो अधिकतम बोली लगी है वो 47 लाख रुपए की है। गोल्ड मेडलिस्ट के श्रीकांत का बैडमिंटन रैकेट भी तोहफे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। 212 लोगों ने इस पर बोली लगाई है।
इसकी अधिकतम बोली 48 लाख रुपए तक गई है। इसका बेस प्राइस 5 लाख रुपए था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के खिलाड़ियों के बॉक्सिंग ग्लव्स भी यहां पर ऑक्शन के लिए रखे गए हैं। 181 लोगों ने इसकी बोली लगाई है और अभी तक अधिकतम बोली 44 लाख रुपए की है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का रेप्लिका भी प्रधानमंत्री को तोहफे के तौर पर दिया गया था। 100 लोगों ने इसकी बोली लगाई और अभी तक जो अधिकतम बोली लगी है वो 19 लाख रुपए से भी ज्यादा की है। राम मंदिर का अंडर कंस्ट्रक्शन मॉडल भी प्रधानमंत्री को तोहफे के तौर पर दिया गया था। तकरीबन 90 लोगों ने बोली लगाई है। अधिकतम बोली तकरीबन 7 लाख रुपए तक की है। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की ब्लैक मार्बल की मूर्ति भी है जो कि प्रधानमंत्री को तोहफे के तौर पर मिली है और इस पर 138 लोगों ने बोली लगाई है और इसमें अधिकतम बोली 41 लाख रुपए की है। नीलामी से जो पैसे आएंगे वो नमामि गंगे मिशन में शामिल किया जाएगा और सभी तोहफों को दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में प्रदर्शनी के लिए रखा भी जाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये गिफ्ट है, मोमेंटोज है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी को दिया था, प्रधानमंत्री को दिया था और इसकी बोली सबसे ज़्यादा लगी है। अगर ये बात करें कि कीमत की तो लगभग 49 लाख के जो हाईएस्ट बिडिंग अभी तक पड़ी है, 282 इसकी बिड्स पड़ी हैं। सबसे बड़ी बात ये रही है कि कुछ ऐसे मोमेंटोज यहाँ पर हैं जो कि डीफ ओलंपिक्स में दिए गए थे और उसमें जो मेन विमेन जो टीम रही है उसके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने साइन किया। तो हमने आपको दिखाया प्रधानमंत्री के तोहफों से किस तरह से नीलामी से पैसे आ रहे हैं। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं मुंबई में दुर्गा पूजा की एक अलग ही छटा है। ये देखिए पंडाल में रानी मुखर्जी के साथ साथ कई फिल्म अभिनेत्रियां यहां पर मौजूद हैं। तनुजा भी यहां पर मौजूद हैं। रानी मुखर्जी के साथ साथ आयान भी यहां पर मौजूद हैं और भी अन्य लोग यहां पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर आप अभी मुंबई से देख रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल की। रानी मुखर्जी का परिवार आमतौर पर दुर्गा पूजा का पंडाल आयोजित करता है। जया बच्चन भी यहां पर दिखाई दे रही हैं, मास्क लगाया हुआ है उन्होंने। आप देखिए यहां पर पूजा पंडाल में उपस्थित है। आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी की शाम की आरती देखने के लिए अपने आप में बहुत ही मनोरथ होती है। ये ज़बरदस्त दृश्य होता है, नज़ारा होता है। एक अलग तरह की अनुभूति होती है जब महाअष्टमी या फिर नवमी की आरती को आप दुर्गा माँ के सामने देखें और ये अनुभूति बॉलीवुड के फिल्म स्टार अभी अपने साथ महसूस कर रहे थे।